हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी यूके गवर्नमेंट की जो गाइडेंस आई थी 4 मार्च, जो कि सेकंड पार्ट था। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं सेकंड पार्ट को कवर करूंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो बात करी थी वो सिर्फ कॉज के इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में करी थी। तो जिन लोगों को वो नोटिस नहीं पता है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि 2 अप्रैल 2024 यूके के टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7 बजे तक जो भी सारी कॉस एप्लीकेशन तब तक हो चुकी हैं। अगर लोगों को कॉस नहीं मिला है, जो स्टिल एप्लीकेशन होंगी, वो सारी की सारी यूके गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी, कैंसिल कर देगी। अगर आप कितने भी मंथ से कॉस की वेट कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। एंड आपको उसके बाद 4 अप्रैल सुबह 9 बजे जो उनका सिस्टम है वो अगेन ओपन होगा। वो कुछ आवर्स के लिए अपने सिस्टम को बंद कर देंगे एंड 4 अप्रैल को आपको फिर से न्यू जो एप्लीकेशन है वो डालनी पड़ेगी, अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी फील्ड में कॉस्ट चाहिए। तो इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो इस जो वीडियो का लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख लेना। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में बेसिकली कॉस्ट के बारे में ही है। गाइडेंस में कॉस्ट के बारे में क्या मेंशन है, किसको कॉस्ट मिल सकता है, क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको कॉस्ट चाहिए। एंड इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे मेंशन है, जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो वर्क से रिलेटेड है कि किस डेट तक आपका वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका वर्क स्टार्ट नहीं होता तो आप पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यूकेवीआई ने अपनी गाइडेंस में मेंशन कर दी है। तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आज इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। गाइस, मैं डायरेक्टली आपको यूके गवर्नमेंट की साइट पे ही लेके चलती हूँ। मैं साथ साथ में मेन चीजें रीड करती जाऊंगी, कुछ चीजें वैसे बताती जाऊंगी एंड सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल पाए। तो गाइडेंस पे चलते हैं। तो पहले वाली जो गाइडेंस है वही है वर्कर एंड टेम्परेरी वर्कर गाइडेंस फॉर स्पॉन्सरशिप पार्ट 2, स्पॉन्सर वर्कर जनरल इंफॉर्मेशन असेसेबल 19 मार्च। तो इसमें काफी कंटेंट में चीजें मेंशन है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट है S2 पार्ट, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, डायरेक्टली वहीं पे लेके जा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में इन्होंने यही बताया हुआ है कि कॉस्ट क्या है, कितने टाइप का होता है। मैंने काफी वीडियो में मेंशन पहले करा है कि अगर आपको यूके में स्किल वर्कर वीजा चाहिए तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए जो कि ई फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। मीन्स कोई पेपर फॉर्म में नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट, वो डाउनलोड करा जाएगा जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम है उससे। तो वो आपको सेंड करा जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट में जो मेन होता है नंबर होता है, वो नंबर आपको अगर मिलता है देन आप अपना जो वीजा है वो अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद टाइप्स है डिफाइंड अनडिफाइंड कॉस्ट। मैंने बहुत वीडियो में मेंशन ये भी करा हुआ है कि डिफाइंड कॉस्ट वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अप्लाई करा जाता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल लोग यहाँ यूके में आते हैं उनके लिए। इसमें आपके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले ही कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ती है यूकेवीआई को, ये कॉस्ट इशू करवाने से पहले। पर जो अनडिफाइंड कॉस्ट होता है वो कंपनी के पास मिल जाते हैं। कंपनी को लाइक एक पर्टिकुलर कंपनी को कुछ पर्टिकुलर नंबर कॉस्ट के मिल जाते हैं कि आपको 20 जो फॉर एग्जाम्पल आपको 20 कॉस्ट यूकेवीआई ने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं तो वो 20 कॉस्ट आप दे सकते हो। नॉर्मली जो विद इन यूके लोग होते हैं उनको ये कॉस्ट इशू हो सकते हैं, पर इंटरनेशनल लोगों के लिए ये कॉस्ट बंद कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने। एसएमएस के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, कॉस्ट की फीस वगैरह भी है। तो हम डायरेक्टली S3 पार्ट पे जाएंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो S3 जब स्टार्ट होता है असाइनिंग कॉस्ट, उस पर सेम जो इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बोली थी उसी के बारे में नोटिस यहाँ पे पब्लिश है। तो ये नोटिस तो मैं ओपन नहीं करूंगी। जो मेनली इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंफॉर्मेशन यू मस्ट इंक्लूड ऑन द कॉस्ट। ये कंपनी को इंक्लूड करनी पड़ेगी, मतलब ये डिटेल्स कंपनी को देनी पड़ेगी यूकेवीआई को, सो दैट कि वो आपके कॉस्ट में ये सारी चीजें एड ऑन कर पाए। तो इसमें थिंग इज द रूट ऑन विच यू आर स्पॉन्सरिंग द वर्कर। जो भी रूट पे वो आपको बुला रहे हैं
पर्सनल डिटेल ऑफ वर्कर सच एज देयर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो ये सारी जो डिटेल है वो आपकी कंपनी को यूकेवीआई को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपका एड्रेस, जहाँ आपका वर्क का एड्रेस, आपको कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद है टोटल वीकली आवर्स ऑफ वर्क। इफ दिस वेरीज यू शुड एंटर एन एवरेज फिगर। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके कितने आवर होंगे वो मेंशन करने पड़ेंगे, पर अगर फिक्स नहीं है तो एवरेज फिगर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पुट करा था कि कैसे काउंट होते हैं सैलरी एंड कैसे काउंट होते हैं आवर्स। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि जो आपकी पर्टिकुलर सैलरी है वो आपकी कंपनी को मेंशन करनी पड़ती है आपके कॉस्ट के टाइम पे, कि हम इनको इतनी सैलरी पे करेंगे और इस सैलरी के लिए ये पर्सन हमारे पास इतने आवर काम करेगा। तो वो पहले ही आपकी कंपनी मेंशन कर देती है। इसके बाद है डिटेल ऑफ वर्कर्स जॉब इंक्लूडिंग जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट अनलेस अप्लाइंग एज अ चैरिटी वर्कर एंड ऑक्यूपेशनल कोड। तो ये सारी डिटेल, आपकी जॉब का टाइटल क्या, आपकी जॉब की पोजीशन है, स्टार्ट कब होगी, डेट एंड कब होगी, हर चीज कंपनी को मेंशन करनी पड़ती है पहले ही। इसके बाद है वेदर द वर्कर वाज थ्रू एन एजेंट एंड इफ सो डिटेल द एजेंट। तो वर्कर को कैसे रिक्रूट करा गया है, अगर किसी एजेंट के थ्रू आया है वर्कर तो उस एजेंट की डिटेल भी कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद है वेदर यू द स्पॉन्सर विश टू सर्टिफाई दैट वर्कर मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये भी आपकी कंपनी को बताना पड़ता है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी फुलफिल कर रही है कि आप खुद फुलफिल करोगे यहाँ पे विजिट की। बाद जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, अगर किसी स्पेसिफिक रूट के लिए कॉस्ट अप्लाई करा जा रहा है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लास्ट 2 पॉइंट्स में। तो इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है स्टार्ट डेट ऑन कॉस्ट। तो स्टार्ट डेट में मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, ये आगे जाके आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट डेट है वो आपकी कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि इस डेट को जो वर्कर है उनके साथ काम स्टार्ट करेगा। और इन केस अगर किसी का वीज़ा एंड हो रहा है, वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन वीज़ा एंड होगा उसकी नेक्स्ट डेट ही स्टार्टिंग वर्किंग डे होगा। तो ये चीज़ आपकी कंपनी को मेंशन करनी पड़ेगी। और इन केस अगर कंपनी को श्योरिटी नहीं है कि आप कब स्टार्ट करोगे, कब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, तो उस अकॉर्डिंग भी कंपनी को एक जो भी उनको डेट लगती है कि इस डेट तक आपका सब हो जाएगा, वो कंपनी को मेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद है मेंशन करा है कि जो भी कॉस्ट आपको इशू होगा वो 3 मंथ के लिए वैलिड होगा। विद इन 3 मंथ आपको अपना वीजा अप्लाई करना है एंड कंपनी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो स्टार्ट डेट है आपकी जॉब की वो उस अकॉर्डिंग डाले कि आपका सारा वीजा प्रोसेस होने के बाद आप यूके में स्मूथली यहाँ पे आ पाओ। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्कर को ऐसी पोजीशन में ना डाले कि जो कंपनी की स्टार्ट डेट है वो बहुत ही लेट है एंड जो 3 मंथ का पीरियड है, अगर आपको 3 मंथ की स्टैंप मिलती है जब आपको वीजा आता है, अगर आप स्पेशली आउटसाइड यूके हो तो विद इन 3 मंथ आपको ट्रेवल करना पड़ता है। तो वो कोई आपको ऐसी सिचुएशन में ना डाले कि आपकी वो 3 मंथ वाला जो पीरियड है वो निकल जाए। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो और मेंशन है वो ये है कि अगर आपकी जॉब की जो डेट है वो लेट की है, मान लीजिए कि आपको 3 मंथ पहले ही वीजा मिल गया, तो आप उस 3 मंथ पहले भी यूके में विजिट कर सकते हो। अगर आपकी जो जॉब की डेट है फॉर एग्जांपल वो मान लेते हैं हम मई की है और आपको अभी वीज़ा मिल चुका है, तब भी आप यूके में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपकी कॉस्ट पे स्टार्ट डेट लेट की है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कब आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मेंशन है S3.9 में, A worker can start working in their sponsored employment as soon as they have permission to enter or stay in the UK, even if this is before the start date recorded on their cost. You do not have tell us if worker start date has been brought forward after they have been granted permission. आपका वीजा जो आपको पहले मिल जाता है एंड आप एम्प्लॉयर के साथ वर्क स्टार्ट कर देते हो को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप विद इन यूके हो या फिर आप यूके में आके काम स्टार्ट कर देते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना ही कंपनी को इस चीज़ के बारे में या फिर आपको इस चीज़ के बारे में यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारी स्टार्ट डेट से पहले ही हम काम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद ये चीज़ भी मेंशन है कि कब तक आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। वंस द वर्कर हैज़
been granted permission, they should normally start working in their sponsored employment no later than 28 day after whichever the latest of। तो जब भी आपकी जो डेट है कॉस्ट पे मेंशन हो गई है, आपकी डेट वो आ गई है, उसके बाद 28 डेज के विद इन आपको काम स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बस ये जो डेट है लेटेस्ट डेट की, जिस डेट को आपका कॉस्ट की डेट स्टार्ट हो जाएगी, या फिर अगर वो एंट्री क्लियरेंस के लिए है एंड आपकी स्टैंप पे जो सबसे लेटेस्ट डेट है, मान लीजिए कि जो आपकी कॉस्ट की डेट है वो है 15 मार्च, पर जो आपके वीज़ा की डेट है, जो आपको स्टैंप मिली है, उसकी जो डेट है वो 10 है, तो सबसे लेटेस्ट वाली 10 पे आएगी। तो 10 के बाद विद इन 28 आपको यूके में एंटर होना पड़ेगा एंड अपनी जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते देन कॉन्सिक्वेंसेस आप पे हो सकते। बात है कि अगर आप ये काम उस डेट तक स्टार्ट नहीं करते, इफ वर्कर डज नॉट स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, यू मस्ट ईदर 8 डेज के विद इन वो जो डेट है जो भी मेंशन होगी आपके लेटेस्ट, उस पे काम स्टार्ट नहीं करता, तो या तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस डेट को वो काम स्टार्ट करेगा, या फिर उनको बताना पड़ेगा कि क्या वो आपके स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर रहे हैं या कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कंपनी पे डिपेंड करता है ऑलवेज। कंपनी को ये बताना पड़ेगा। जब आपके 28 डेज का पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद 10 डेज और दिए जाएंगे। अगर वो 10 डेज भी निकल चुके हैं देन आफ्टर दैट 10 डेज आपकी कंपनी को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा यूकेवीआई को कि वर्कर किसी न्यू डेट को स्टार्ट कर रहा है या फिर उसकी जो स्पॉन्सरशिप है कंपनी कैंसिल कर रही है। तो ओवरऑल 38 डेज का टाइम होता है आपके पास, जब आपकी डेट जो आपकी लेटेस्ट डेट है आपके स्टैंप पे या फिर आपके कॉस्ट पे, अगर आप उस तक काम नहीं स्टार्ट करते, कंपनी ये इन्फॉर्म नहीं करती यूकेवीआई को कि काम स्टार्ट हो गया है नहीं स्टार्ट हो गया, तो यूकेवीआई आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है। और इन केस अगर आपकी कंपनी 10 डेज के बाद भी, मतलब 28 डेज के पीरियड के बाद 10 डेज का जो पीरियड होता है, अगर उसके बाद भी ज़्यादा डिले करती है, तो उस केस में अगर आपका जो काम है स्टार्ट हो जाता है, स्टिल उनको चेक करना पड़ेगा कि आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं है। अगर आपका वीज़ा यूकेवीआई ने कैंसिल कर दिया है देन वो आपको काम नहीं दे पाएंगे एंड उनको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि इस पर्सन का जो राइट टू वर्क है वो शो नहीं हो रहा एसएमएस पे जाके। तो कंपनी को एक पर्टिकुलर रीजन भी देना पड़ेगा कि जो वर्कर है वो लेट क्यों स्टार्ट कर रहा है। तो अब इसके बाद मेंशन है कि क्या रीजन है जो यूकेवीआई एक्सेप्ट कर सकती है किसी के लेट स्टार्ट करने, ट्रैवल नहीं कर पाते, जिसमें मेन हो सकता है नेचुरल डिजास्टर, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और पेंडेमिक। अगर इनमें तीन में से कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जिसके कारण आप ट्रैवल नहीं कर पाते देन यूकेवीआई आपको एक्सेप्ट कर सकती है लेट। सेकेंडली, वर्कर यूके में है एंड वो स्विच करके आ रहा है वीजा या फिर किसी जॉब में है एंड उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका है कि इस डेट तक आपको काम करना ही पड़ेगा, उस केस में यूकेवीआई आपका जो लेट वर्क है वो एक्सेप्ट कर सकती है। इसके बाद है तो अगर आपको किसी और कंट्री से आना है और उसमें वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज आ जाते हैं किसी प्रोसेस में, देन आपका जो रीजन है वो एक्सेप्ट करा जा सकता है। इसके अलावा जो आपकी फैमिली के कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस है, इलनेस है, ऐसे कुछ रीजंस भी जो कि ऑफ कोर्स आपको वैलिड उनके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, अगर होते हैं तब भी जो यूकेवीआई है वो आपका लेट वर्किंग एक्सेप्ट कर सकती है। चीज और यहाँ पे मेंशन कर दी है कि ये कोई प्रॉपर मेरिट नहीं है, हर केस को जज करा जाएगा एज पर देयर रीजंस एंड एज पर देयर कंडीशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रीजन कंडीशन आपने दी है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर इनमें से अगर कोई कोई कंडीशन आपकी नहीं है, आपकी कोई और कंडीशन है जो कि सीरियस है, तो वो एक्सेप्ट भी कर ली जाए। तो ये जजमेंट पे डिपेंड करता है जो ये डिसीजन देगा कि आपका वीजा स्टे रहेगा कि कैंसिल होगा। 28 डेज से मतलब कम की जो डिले है तो उस केस में कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा कि उनका वर्कर लेट स्टार्ट है। एंड डेट कॉस्ट पे कौन सी मेंशन होनी चाहिए, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यू एंट्रेंस के लिए है। तो न्यू एंट्रेंस वाले रूल में जो एक चीज यूकेवीआई ने मेंशन करी है कि आपका कॉस्ट उतनी देर के लिए ही आपको अवेलेबल होगा जितनी देर के लिए आपके पास टाइम है, स्पेशली जिन पे 4 ईयर वाला रूल इंप्लीमेंट होता है। तो ये 4 ईयर वाला रूल किन पे इंप्लीमेंट होता है काफ़ी लोगों को समझ नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो बेसिकली अगर आप PSW पे हो या फिर आप स्टडी वीज़ा पे हो तो आपको 4 ईयर का टाइम ही मिलता है। तो वो 4 ईयर का टाइम आपके स्टडी के ख़त्म होने के स्टार्ट ही शुरू हो जाता है। तो जितनी देर का आपके पास टाइम है उतनी देर का ही आपको
कॉस मिलेगा एंड आफ्टर दैट कॉस आपको जो पूरी वीजा की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके न्यू कॉस इशू करवाना पड़ेगा। कंडीशन है जो हमें इस रूल से पता चली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके में न्यू एंट्रेंस एज ए यहाँ पे वीजा लेना चाहते हैं, तो उनको डायरेक्टली 5 ईयर का वीजा नहीं मिल सकता, उनको 4 ईयर का ही मैक्सिमम कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद 1 ईयर का कॉस्ट उनको अगेन लेना पड़ेगा। उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपकी कंपनी जितनी आपके पास परमिशन है उससे ज्यादा आपका कॉस्ट अप्लाई करती है तो क्या हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग ये हो सकती है कि यूकेवीआई आपको सिर्फ उस लिमिट तक ही वीजा दे, उस लिमिट तक ही आपकी स्टे को ग्रांट करे जो कि लिमिट एक्चुअली आपकी बनती है। सेकेंडली वो हो सकता है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसको रिजेक्ट कर दे क्योंकि आपको मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा का कॉस्ट मिल चुका है। तो अगर सीजनल वर्कर को ये चीज होती है तो उस केस में उनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है एंड उनकी कंप्लेंट हो सकती है। गाइस ये थी आज की वीडियो अबाउट कॉस्ट की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा कुछ और नीचे इन्फॉर्मेशन मेंशन है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग।